देवर ने भाभी का चीर दिया सीना गला रेंत क्यों मार डाला, जिसे अपना समझकर न सिर्फ उसके रोजगार में मदद की बल्कि आर्थिक तंगी को देखकर अपने ही घर में रहने का प्रबंध भी कर दिया। लेकिन वह हैवान युवक सारे एहसान भूल गया और दोस्ती व पारिवारिक रिश्ते का कत्ल कर दिया। इस तरह आस्तीन का सांप बनकर आया युवक एक परिवार को पल भर में बिखेर दिया। परिवार में खाना बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं रहा। यह दर्द भरी कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि रियल घटना पर आधारित कहानी है। यह बात 10 मई 2017 की है। हमेशा की तरह परिजन रोजमर्रा की नौकरी के लिए निकल गए थे। दोपहर लंच के बाद महेंद्र ने अपनी आदत के अनुसार पत्नी श्वेता को फोन करता था। यह उनका रोजाना का नियम था। उस दिन काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन श्वेता ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। बार बार नंबर मिलाने के बाद भी जब श्वेता ने मोबाइल रिसीव नहीं किया तो महेंद्र परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और वह चिंतित होने लगा। वह हमेशा महेंद्र के मोबाइल की राह देखा करती थी। श्वेता कहाँ है और क्या कर रही है, यह जानने के लिए महेंद्र ने पड़ोसी के मोबाइल पर कॉल कर श्वेता के बारे में पूछा। कुछ समय बाद पड़ोसी ने महेंद्र को जो खबर दी उससे वह चौंक गया। पड़ोसी ने बताया कि श्वेता ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर रखा है और घर के अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा है। दरवाजा थपथपाने और आवाज देने पर भी वह दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसी क्या बात हो गई जो श्वेता दरवाजा बंद करके तेज आवाज में टीवी देख रही है। महेंद्र ने बिना देर किए अपने पिता धनंजय को सारी बातें बताकर घर पहुंचने को कहा। बेटे की बात सुन धनंजय घर की तरफ निकल गए। किसी अनहोनी के ख्याल से वह रास्ते में परेशान रहे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे तैसे कर दरवाजा खोला तो अंदर का जो नजारा था उसे देख उनके होश उड़ गए। बहू श्वेता की बाथरूम में लहूलुहान लाश पड़ी थी। उन्होंने यह जानकारी अपने दोनों बेटों को दी तो वे भी थोड़ी देर में रोते बिलखते हुए घर पहुंच गए। पड़ोसियों ने पूरे परिवार को धीरज बंधाते हुए मामले की खबर पुलिस कंट्रोल को दे दी। कोलाबा के थाना प्रभारी विजय धोपावकर तत्काल पीआई इमाम शिंदे, सुभाष दुदगांवकर, एपीआई विजय जाधव, सुदर्शन चौहान, अमोल ढोले, महिला एएसआई प्रियंका देवकर, कांस्टेबल प्रवीण भालेराव, निकम पाटिल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। साथ ही थाना प्रभारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। घटनास्थल कोलाबा थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम करीब 10 मिनट में वहां पहुंच गई। तब तक धनंजय के मकान के पास मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो चुके थे। पुलिस जब मकान में पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कांच के कई बर्तन टूटे थे और श्वेता का शव बाथरूम के अंदर पड़ा था। उसके गले व छाती पर चाकू के कई गहरे घाव थे। उसके बदन पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज था जो कई जगह से फटा हुआ था, जिससे यह संभावना लग रही थी कि उस महिला के साथ जबरन मनमानी हो सकती है। कमरे की स्थिति देख ऐसा लग रहा था जैसे मृतका और आरोपी के बीच काफी हाथापाई हुई होगी। थाना प्रभारी ने घटनास्थल देखकर परिजन व पड़ोसियों से पूछताछ कर ही रहे थे कि डीसीपी मनोज कुमार शर्मा, एसीपी राजेंद्र चौहान भी पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने मौजूद लोगों से बातचीत की। इसके बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए लाश को जेजे अस्पताल भेज दिया। अब इस परिवार की बात करते हैं। बात है दक्षिण मुंबई के समुद्र किनारे पॉश कॉलोनी कोलाबा की सुंदर नगर की, जहां पर 54 वर्षीय धनंजय नारायण तांडेल परिवार के साथ रहता था। परिवार में 2 बेटे व एक सुंदर सी बहू थी। उनकी पत्नी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। उनका छोटा सा परिवार था जहां सभी लोग सुख शांति से रह रहे थे। धनंजय नारायण इस कॉलोनी में करीब 30 साल से निवासरत था। उनके प्रेमिल स्वभाव की वजह से बस्ती के सारे लोग उनके परिवार को खूब मान सम्मान देते थे। धनंजय नारायण का बड़ा बेटा महेंद्र मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा चेतन कोलाबा के एक शोरूम में जॉब करता था, जबकि धनंजय नारायण भी एक शोरूम में सहायक कर्मचारी था। सभी लोग सुबह को अपने जॉब पर चले जाते और शाम तक वापस घर लौट आते थे। महेंद्र की पत्नी श्वेता सुबह जल्दी उठकर सबके लिए टिफिन और चाय नाश्ता तैयार करती। वह उनके जाने के बाद घर के रोजमर्रा के कामों में जुट जाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। उस दिन
यानी 10 मई 2017 को बहू श्वेता की हत्या होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डीसीपी के दिशा निर्देश के बाद थाना प्रभारी विजय धोपावकर ने जांच की एक रूपरेखा तैयार की, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने पीआई इमाम शिंदे व सुभाष दुधगांवकर को सौंप दी थी। यह घटनास्थल पौष इलाका था, जहां सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों की कॉलोनियां भी हैं। मामला कहीं तूल न पकड़ ले, इसलिए डीसीपी ने कोलाबा पुलिस की सहायता के लिए माता रमाबाई अंबेडकर पुलिस थाने के तेज तर्रार थाना प्रभारी सुखलाल बरपे को भी लगा दिया। थाना प्रभारी सुखलाल बरपे ने मामले की समानांतर रूप से जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम मृतक के ससुराल वालों से बातचीत कर परिजनों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स का अध्ययन कर ही रही थी कि समानांतर जांच कर रहे पीआई सुखलाल बरपे ने एक गुप्त सूचना के आधार पर श्वेता के कातिल का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया। पीआई सुखलाल बरपे ने अपने सहायकों के साथ अपनी जांच का मुख्य केंद्र मृतक श्वेता के परिवार को ही बनाया था, क्योंकि वह जानते थे कि इस तरह की घटना अधिकतर अपनी जान पहचान वालों के बीच ही घटती है। इसलिए घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन किया था। इस विषय में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी मृतका के परिवार वालों से ही मिल सकती थी। उन्होंने श्वेता के साथ रहने वालों की जन्म कुंडली को खंगाला। उन्हें अपनी इस मुहिम में कामयाबी भी मिली। तांडेल परिवार का करीबी और चेतन तांडेल का जिगरी दोस्त हितेश कर्तक पांडी उनके रडार पर आ गया। 14 मई 2017 को पीआई सुखलाल बरपे की जांच टीम ने उसे फोर्ट इलाके के एक शोरूम से हिरासत में ले लिया। जिस दिन यह घटना घटी थी, उस दिन वह सबके साथ काम पर गया जरूर था, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस घर लौट आया। इसके अलावा वह पुलिस के एक भी सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाया था। कोलाबा पुलिस व माता रमाबाई अंबेडकर थाने की संयुक्त टीम ने हितेश से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने श्वेता की हत्या की जो कहानी सुनाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 23 वर्षीय हितेश महाराष्ट्र के जिला पालघर के उसी गांव का रहने वाला था जिसके धनंजय नारायण तांडेल मूल निवासी थे। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण धनंजय तांडेल रोजी रोटी की तलाश में महानगर मुंबई आ गए थे। वह कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक शोरूम में चपरासी यानी सहायक कर्मचारी की नौकरी कर ली। फिर वह सुंदर नगर बस्ती में किराए पर रहने लगे। बाद में वह अपने बीवी बच्चों को भी ले आए। उनके पत्नी व बच्चों को मुंबई आए अभी कुछ ही साल हुए थे कि अचानक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत के बाद वह टूट से गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं टूटने दिया। दोनों बेटों को उन्होंने पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दिया कि उनकी नौकरी लग गई। परिवार में आमदनी बढ़ी तो उन्होंने सुंदरनगर में ही खुद का एक मकान खरीद लिया। धनंजय की पत्नी के गुजर जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े बेटे महेंद्र का विवाह श्वेता से कर दिया। श्वेता देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ी लिखी और घर के काम में होशियार थी। श्वेता व महेंद्र के विचार आपस में खूब मिलते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दफ्तर पहुंचने के बाद भी महेंद्र को जब भी समय मिलता वह श्वेता को मोबाइल पर कॉल कर बात करता था। उनकी शादी के 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। धनंजय अपने दोनों बेटों के साथ कभी कभी अपने पैतृक गांव भी जाते रहते थे। उनके छोटे बेटे चेतन की गांव के ही हितेश से दोस्ती हो गई थी। दोनों ही हम उम्र थे। चेतन जब कभी अपने गांव जाता तो हितेश के साथ सैर सपाटा करता था। जब हितेश काम धंधे की तलाश में मुंबई आया तो तांडेल परिवार ने उसकी काफी मदद की। इतना ही नहीं, महेंद्र ने कोशिश करके उसकी कोलाबा के प्यूमा शोरूम में नौकरी भी लगवा दी। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके रहने का बंदोबस्त भी उसने अपने घर में ही कर दिया था। पहली मंजिल पर धनंजय, उनका बेटा चेतन और चेतन का दोस्त हितेश रहता था, जबकि नीचे के भाग में महेंद्र अपनी पत्नी श्वेता के साथ रहता था। कुछ दिनों तक तो हितेश ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वह महेंद्र के परिवार में घुलता गया उसकी झिझक भी दूर हो गई। वह श्वेता से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगा। देवर का रिश्ता होने की वजह से दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलती रहती थी। हितेश श्वेता को अपने रंग में रंगने की कोशिश करने लगा, यानी
वह श्वेता को मन ही मन चाहने लगा था, जबकि श्वेता केवल चेतन की तरह हितेश को अपना देवर ही मानती थी। इससे आगे और कुछ नहीं। पति और देवर की तरह वह हितेश का भी टिफिन तैयार कर देती थी। घटना के दिन हितेश काम पर तो सबके साथ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह घर वापस आ गया। श्वेता के पूछने पर उसने सिरदर्द का बहाना बनाया। श्वेता ने उसे चाय के साथ सिरदर्द की गोली देकर उसे ऊपर के कमरे में जाकर आराम करने को कहा और फिर वह घर के कामों में लग गई। उसे क्या मालूम था कि उसकी मौत का वारंट लेकर वह आया है। हितेश ऊपर के कमरे में न जाकर कुछ देर तक श्वेता के सौंदर्य को निहारता रहा। इसके बाद जब श्वेता बाथरूम में चली गई तो उठकर हितेश ने अपनी योजना के अनुसार टीवी की आवाज तेज कर दी, साथ ही एसी का टेम्परेचर भी हाई कर दिया। फिर वह श्वेता के साथ मनमानी करने के उद्देश्य से बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही वह श्वेता से मनमानी करने पर उतर आया। उसने श्वेता को दबोच लिया और बोला कि भाभी, आज मुझे अपने मन की मुराद पूरी कर लेने दो। जब से आपको देखा है तब से तड़प रहा हूं। दिन का चैन व रातों की नींद हराम हो गई है। हितेश की यह बात सुन श्वेता काफी घबरा गई थी। अपने आप को उससे बचाने के लिए वह पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी। वह अपने बचाव के लिए चीखने व चिल्लाने भी लगी, मगर टीवी की तेज आवाज में उसकी आवाज दब गई थी। हितेश के सिर पर वासना का भूत कुछ इस तरह सवार था कि उसके सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वह श्वेता के जिस्म के लिए पागल सा हो गया था। हितेश की इस हरकत से श्वेता भी अपना आपा खो बैठी थी। वह कमरे में रखा सामान तोड़ने लगी ताकि आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाएं। मुख्य दरवाजे पर आधुनिक लॉक लगा था, जिसे वह जल्दबाजी में खोल नहीं सकी। उस समय श्वेता की ऐसी स्थिति थी जैसे एक पिंजरे में बाघ के सामने बकरी की होती है। छीना झपटी में उसके कपड़े भी फट गए। अपने मकसद में कामयाब न होते देख हितेश को श्वेता पर गुस्सा आया। वह किचन में गया, वह सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया और चाकू से श्वेता के गले व सीने पर कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। फिर उसकी लाश को बाथरूम के पास डालकर वह फरार हो गया। श्वेता की हत्या के बाद वह बुरी तरह डर गया था। कुछ समय तक वह वहीं बैठा रहा। फिर बाथरूम में जाकर खुद के हाथ मुंह साफ किए, कपड़े बदले, वह कमरे को उसी स्थिति में छोड़ वापस अपने काम पर चला गया। दरवाजा भिड़ते ही आधुनिक लॉक फिर से बंद हो गया था। पुलिस टीम ने हितेश से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजने के आदेश हुए। जांच अधिकारी पीआई इमाम शिंदे व सुभाष दुधगांवकर ने जांच पूरी कर मामले का आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया, लेकिन जहां पर मामला अभी विचाराधीन है। प्रकरण में सुनवाई जारी है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित व सावधान करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें, ताकि आपको उसी तरह की नई कहानी का वीडियो बना सकें। रियल घटना पर आधारित यह चैनल आपको अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर भी हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।